हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू आर व्हाट यू डू एंड नॉट व्हाट यू से यूल डू। यानी कि आप वही हैं जो आप करते हैं, जो आपके एक्शंस होते हैं। ठीक है, कहने को तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दूं कि यार मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कल इस देश का प्रधानमंत्री बन दूंगा, मैं देश का इतना उद्धार कर दूंगा, लेकिन क्या आपके एक्शंस वैसे हैं जो आप कह रहे हैं? आपकी कथनी और करनी में क्या समानता है या विभिन्नता है? ठीक है, तो जो आपकी करनी है ना, कथनी पे मत जाइए। आप जो एक्शंस ले रहे हैं ना, वही आपकी हकीकत है। ठीक है, बोलने को आप बोलते हैं कि मैं कल से सुबह मैं 4 बजे उठूंगा, लेकिन अगर आप उठ नहीं रहे तो आप उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं कर रहे, आपकी हकीकत ये है कि आप एक लेजी व्यक्ति हैं। ऑलराइट, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक्शन ओरिएंटेड बनिए, ना कि वर्ड्स ओरिएंटेड। और किसी को बताने की भी क्या जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करना चाह रहा हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। करके दिखाइए, सबके सामने अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Reading Comprehension and Practice Exercise for SSC CGL 2024. India did well to work its channels with Qatar away from the limelight. बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा काम किया जब उनने कतर के साथ में जो बातचीत करी ना, तो उसको लाइमलाइट से बाहर कर दिया। कि हमारे, आपको पता है कि पीछे हमने न्यूज़ सुनी थी कि 10 हिंदुस्तानी सैनिक जो थे, रिटायर्ड सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वो जहां कतर में काम कर रहे थे तो उनके ऊपर कुछ सिक्योरिटी से लीक होने का आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया गया है और उनके ऊपर केस चल रहा और फैसला आया था, उनको दंड दिया गया था। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट उनको दी गई थी। तो हिंदुस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था, सुर्खियों में था। तो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है जिस भी माध्यम से उन्होंने बातचीत करी है, कि अब उनके ऊपर से जो लाइमलाइट थी, पूरी दुनिया की नज़रें हिंदुस्तान और कतर के रिलेशन पे थी, अब वो थोड़ा साइड लाइन हो गया है। ठीक है, The decision of the Qatari Court of Appeals to reduce the capital punishment handed down in October to 8 former Indian naval personnel is a major reprieve. बोल रहे हैं कि कतर के कोर्ट, कौन से कोर्ट? कतरी कोर्ट ऑफ अपील्स। अब कोर्ट ऑफ अपील्स क्या है? एक्चुअल में कतर में जैसे हिंदुस्तान में अलग अलग लेवल के कोर्ट्स होते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे 3 हैं। पहला है कोर्ट ऑफ कैसेशन, ठीक है, दूसरा है कोर्ट ऑफ अपील्स, और तीसरा जो सबसे फाइनल है वो है प्रिलिमिनरी कोर्ट, जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इनके कोर्ट ऑफ अपील्स ने जो बोला है कि अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी हिंदुस्तानी नेवल पर्सनल्स को, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। उसको रिड्यूस करके क्या किया गया है कि भाई कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उससे कम लेवल की सजा हम इनको देंगे। तो ये एक नया हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। एक तो खुशी की खबर है उनके परिवारजनों के लिए, ठीक है, और एक मौका है कि हम इस पूरे मुद्दे को दोबारा से अच्छे तरीके से स्टडी करके आगे परस्यू करें। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? इज अ मेजर रिप्राइव। रिप्राइव मतलब क्या होता है? रिप्राइव मतलब राहत की सांस है, फॉर द मेन एंड देयर फैमिलीज, उन आदमियों के लिए भी जो वहां पे कैद हैं उनके लिए भी और उनके परिवारजनों के लिए भी, एंड स्पेल्स रिलीफ फॉर द गवर्नमेंट दैट हैव्स बीन परस्यूइंग डिप्लोमेटिक चैनल्स फॉर लीनियंसी। बोल रहे हैं और हिंदुस्तान की जो सरकार है जिसने कि इतना ज़्यादा मजबूती से वहाँ पे डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए से कि हाँ भाई थोड़ी सज़ा कम कर दो, थोड़ी रियायत बरतो, नरमी बरतो, लीनियंसी मतलब नरमी बरतना, रियायत बरतना, ये सब बातचीत करी, उनके लिए भी, हमारी सरकार के लिए भी एक राहत भरी सांस है। While the detailed judgment is still awaited more than 24 hours after the pronouncement, बोल रहे हैं कि हालांकि अभी 24 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है जब ये घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक डिटेल्ड जजमेंट सामने नहीं आया है। ठीक है, द अपहोल्डिंग ऑफ द कन्विक्शन इज अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उन्होंने सज़ा उनकी बरकरार रखी है। उन्होंने ये ज़रूर माना है कि दोषी हैं। ठीक है, उन्होंने उनके दोषी होने के जो फैसला है उसको नहीं उन्होंने कम किया है, उसको नहीं उन्होंने रद्द किया है कि ये दोषी नहीं है या ये कल्प्रिट नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। बट उन्होंने ये कहा कि कैपिटल पनिशमेंट ना दे के हम सज़ा कम कर देंगे।
एंड तो बोल रहे हैं कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एंड द गवर्नमेंट एंड द मेंस फैमिलीज मस्ट नाउ रीअसेस देयर लीगल स्ट्रैटेजी। और अब हिंदुस्तान सरकार और साथ ही साथ उन पुरुषों के, उन जो व्यक्ति हैं वहां पे, उनके परिवारजन जो है, उनको रीअसेस यानी कि पूर्ण मूल्यांकन, दोबारा से पुनः मूल्यांकन करना चाहिए अपनी लीगल स्ट्रैटेजी को, कि अब हम आगे किस तरीके से, कहाँ पे हमने क्या स्टेटमेंट बोलनी है, हमारे पास क्या प्रूफ है, हम कहाँ से एविडेंस ले सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को रीअसेस करना चाहिए। एंड एविडेंस ऑफ देयर इनोसेंस, कि हमारे जो व्यक्ति हैं वो इनोसेंट हैं, यानी कि वो निर्दोष हैं, बिफोर फाइलिंग अ रिव्यू पिटिशन विद कतर्स कोर्ट ऑफ कैसेशन, कि इससे पहले कि वो अपने कतर्स कोर्ट ऑफ कैसेशन में अपना आगे का पक्ष रखें, तो उससे बेहतर होगा कि वो पहले अपनी पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करें, एविडेंसेस कलेक्ट करें, ठीक है, जिसके तहत वो आगे कतर के कोर्ट ऑफ कैसेशन, यानी कि कोर्ट ऑफ एसेस पहला है, फिर कोर्ट ऑफ कैसेशन में जाएगा, तो वहां पे जाके आगे इसका फैसला, आगे इसमें रिव्यू पिटीशन दायर करें, तो उससे पहले उनको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। द हाईएस्ट इन द सिस्टम, कतर का जो कोर्ट ऑफ कैसेशन है वो सबसे उच्चतम है, जैसे यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उस वहां पे ये है कोर्ट ऑफ कैसेशन। इफ ऑल एवेन्यूज ऑफ जुडिशियल अपील आर एग्जॉस्टेड, बोल रहे हैं कि अगर सारे जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, एवेन्यूज मतलब रास्ते, किस चीज के, जुडिशियल अपील अगर खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाना, तो खत्म हो जाते हैं, द गवर्नमेंट विल हैव 3 ऑप्शन, तो फिर हिंदुस्तान सरकार के पास 3 रास्ते बचते हैं, 3 ऑप्शन बचते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला, टू कंटिन्यू टू प्रेस फॉर अ रिव्यू ऑफ द कन्विक्शन विद कतर्स रूलिंग एमिर, बोल रहे हैं कतर के जो शेख हैं, राजा हैं, किंग हैं, ठीक है, रूलिंग मतलब इस वक्त सत्ताधारी पदधारी जो किंग है, उनको हम रिव्यू करने के लिए दबाव बनाएं या उनसे बातचीत करें या रिक्वेस्ट करें, कैसे भी करके उनसे बातचीत करें कि भाई आप इस कन्विक्शन को रिव्यू करो। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, ये उनका नाम है। इफ दैट फेल्स, अगर ये फेल होता है, द मेन कुड अपील फॉर क्लेमेंसी एंड आस्क फॉर अ पार्डन, तो जो व्यक्ति है वो क्षमा यातना, क्लेमेंसी मतलब क्षमा यातना और पार्डन मतलब वही क्षमा याचना कर सकते हैं। दैट कतर्स रूलर हैव गिवन इन पास्ट, जो कि कतर के जो राजा हैं उन्होंने पास्ट में भी क्षमा याचना लोगों को दी है, तो उसी तरीके की क्षमा याचना यहाँ पे ये कर सकते हैं। A third option would be for the men to serve out their terms in India. अब हिंदुस्तान और कतर के बीच में कुछ एक लीगल एग्रीमेंट हुआ है, बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत पे अगर हिंदुस्तान में कोई कतर का व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसको सजा होती है, तो ये ऑप्शन है कि वो अपनी सजा जो है अपने देश कतर में काट सकता है। सेम गोज विद इंडियन मैन, अगर कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति कतर में सजा प्रार्थी बन जाता है, उसको सजा मिल जाती है, वर्डिक्ट फाइनल हो जाता है, तो उसके बाद में वो अपनी सजा जो है वो हिंदुस्तान की जेल में काट सकता है। तो बोल रहे हैं थर्ड ऑप्शन वुड बी कि मेन जो है, ये जो व्यक्ति हैं, ये लोग अपनी जो सजा है वो हिंदुस्तान में काट ले। Once the length of incarceration is clarified, एक बार सजा की अवधि, सजा की सीमा जो है वो पता चल जाए, उसके ऊपर पूरा सूचित हो जाए कि हाँ भाई 15 साल की सजा है, 5 साल की सजा है, 10 साल की सजा है, वो क्लैरिफाई हो जाए, तो उसके बाद ये ऑप्शन बचता है कि वो हिंदुस्तान में अपनी सजा काट ले। According to a 2015 bilateral agreement on transfer of sentenced persons, जो, और ये किसके तहत होगा, जो 2015 में इन दोनों देशों के बीच में ट्रांसफर बायलैटरल एग्रीमेंट यानी कि द्विपक्षीय एग्रीमेंट साइन हुआ, किस चीज के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन, यानी कि सजा प्रार्थी जो लोग हैं उनके ट्रांसफर के ऊपर ये एक एग्रीमेंट पास हुआ था, साइन किया गया था, उसके तहत ये अपनी सजा हिंदुस्तान में काट सकते हैं। However, this option would require them to accept the conviction cannot be reversed, बोल रहे हैं, लेकिन ये जो फाइनल वाला जो आया ना कि वो अपनी सजा हिंदुस्तान में काटें, इसका मतलब ये होगा कि वो उनको ये मानना पड़ेगा कि हाँ हम दोषी हैं और ये फैसला फिर रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। Through this process, the government must be seen to be pursuing diplomatic and political efforts at the highest level. तो बोल रहे हैं इस प्रोसेस के जरिए जो भारत सरकार है वो सब डिप्लोमेटिक परस्यूइंग करने, मतलब उनको प्रार्थना करेगी, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगी, पॉलिटिकल एफर्ट्स लगाएगी, हाईएस्ट लेवल के पॉलिटिकल एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेगी, टू कन्वे द एक्सटेंट दैट मेन आर अ प्रायोरिटी फॉर इंडिया,
कि वो ये बताना चाहती कि ये जो व्यक्ति हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी जान जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम ऐसे इनको जाने नहीं देंगे। ये कन्वे करने के लिए वो हर प्रयास करने को तैयार है भारत सरकार, ठीक है। It is significant that the development comes after Prime Minister Narendra Modi made his first public outreach to Qatari leadership। बोल रहे हैं कि ये तो साफ है, ये तो महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट बात है कि ये जो फैसला आया है कतर सरकार का कि उनकी कैपिटल पनिशमेंट कम कर दी जाएगी, ये कब आया? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पब्लिकली कतरी लीडरशिप को रिक्वेस्ट करा, उन तक पहुंचने की कोशिश, उनसे पहुंचे, उनके से बातचीत करी। ही मेट द एमिर ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP28 ऑन December 1। कब मिले वो वहां पे? उनके साथ में COP28 जो हुआ उस 1 दिसंबर को, वहां पे वो उन्होंने वहां के अमीर से मुलाकात करी, उनके रूलर से मुलाकात करी। Whether such a political outreach or a high-level mission to Doha would have been more productive earlier after the men were first arrested in August 2022 is a moot point now। बोल रहे हैं लेकिन अब अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि प्रधानमंत्री तो फिर वहां के एमिर के साथ में पहले भी मीटिंग कर सकते थे, ये उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, ये हाई लेवल की मीटिंग पहले ही दोहा के साथ में कर लेते। तो ये एक ओपन मूट पॉइंट, मतलब एक ओपन डिस्कशन का पॉइंट है जिसके ऊपर अभी तक तो कोई हल निकला नहीं, ठीक है। आप बहस करना चाहो तो करते रहो, लेकिन हमारा मेन एजेंडा क्या है कि वो आदमी, वो जो व्यक्ति हैं, जो वहां पे फंसे हुए लोग हैं हिंदुस्तानी, वो सुरक्षित भारत लाए जा सके, या फिर अगर वो कल्प्रिट नहीं है तो उनको निर्दोष हम प्रूफ कर पाए। ये मेन एजेंडा होना चाहिए। पहले बात नहीं करी, अब बात करी, ज्यादा लाइमलाइट लेने के लिए करी, तो ये आप इसके ऊपर बहस करते रहिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। अभी तक हमें इसके ऊपर हल नहीं मिला, आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। It is commendable that New Delhi, in contrast to its stand with Canada over its allegations, बोल रहे कि ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है, सराहनीय बात है कि भारत सरकार ने विपरीत, जैसा कि हमने कनाडा ने जब हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाया तो उस टाइम पे जो हमने स्टैंड लिया उसके बिल्कुल विपरीत, हैज चोजन नॉट टू रिएक्ट टू द केस विद पब्लिक रेटोरिक, कि हमने ये कहा कि पब्लिकली बयानबाजी करके हम इस केस के ऊपर जो है आकर्षण नहीं करेंगे, हम इस केस को खराब नहीं करेंगे। ये भारत सरकार ने फैसला लिया जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। स्पेशली द काइंड ऑफ टारगेटिंग ऑफ दोहा सीन इन सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, खास तौर पे तब जब कुछ मीडिया सेक्शंस में दोहा के ऊपर कुछ अलग ही तरीके की टारगेटिंग की जा रही थी कि जो हमने कनाडा को भी उनकी औकात दिखा दी, अब बारी है दोहा की, हम उनको अपनी औकात दिखा देंगे। इस तरीके की टारगेटिंग की जा रही थी, जिससे बचते हुए भारत सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जो कि बहुत ही सराहनीय है। अ मूव दैट वुड हैव बीन काउंटर प्रोडक्टिव, और अगर हम ऐसा करते जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा था, अगर हम उस तरीके का कोई कदम उठाते हैं जैसा कि कनाडा के साथ में किया, तो ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता था, जो हम चाहते हैं उसके विपरीत हमें रिजल्ट मिल सकता था। If the case implicating the men is in any way connected to India's intelligence services, बोल रहे हैं कि अगर ये जो केस है, इन जो व्यक्ति, हिंदुस्तानी व्यक्ति वहां पे कैद है, उनसे जुड़ा हुआ ये जो केस है, ये किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज से कनेक्टेड है, देन इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर एन अप्रोप्रिएट रिव्यू ऑफ एनी ऑपरेशंस दैट कुड जेपरडाइज इंडियंस ओवरसीज। तो बोल रहे हैं तो ये बहुत हाई टाइम है कि हम ऐसे किसी भी जो ऑपरेशंस होते हैं, आपको पता है इंटरनली गवर्नमेंट्स के कुछ ना, सभी देश की गवर्नमेंट्स के कुछ ना कुछ ऑपरेशंस चलते रहते हैं ना, हम मूवीज वगैरह में कई बार पाते हैं कि हर देश में उनके कोई ना कोई स्पाइज वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा नेटवर्क होता है जो वहां की डिटेल्स सरकारों तक पहुंचाता रहता है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है, राइटर ये कह रहे हैं, देखो हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये हाई टाइम है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन ऑपरेशंस के ऊपर दोबारा सोच विचार करे, मंथन करे, ताकि हिंदुस्तान के दूसरे देशों के साथ में रिश्ते जो हैं वो खराब ना हो, ठीक है।
New Delhi has also done well by not allowing the case to become hostage to the growing tensions in the region. बोल रहे हैं भारत सरकार ने इसमें बहुत अच्छा काम करा कि आपको पता है गल्फ रीजन में इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव चला हुआ है क्योंकि गाजा के ऊपर इजराइल का हमला जारी है और ये जो कतर जैसे देश हैं ये इजराइल गाजा इस मसले के अंदर बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं बिकॉज वो गाजा को सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मुस्लिम कंट्री है और इजराइल जो है एक ज्यू कंट्री है तो उनके अगेंस्ट में जा सकते हैं। बोल रहे हैं क्योंकि इस रीजन में बहुत ज़्यादा तनाव चला हुआ है तो भारत सरकार ने इसमें भी बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने अपने इस मसले को उस तनाव की भेंट नहीं चढ़ने दिया, उस तनाव की बलि नहीं चढ़ने दिया। ओवर द कंटिन्यूइंग बम्बार्डमेंट ऑफ गाजा बाय इजराइल, तनाव क्या था, टेंशन की बात करें और टेंशन क्या था, जो गाजा के ऊपर इजराइल का लगातार हमला जारी है उसके बारे में। It is hoped that a consistently calibrated position, बोल रहे ये उम्मीद की जा रही है कि एक कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार और कैलिब्रेटेड यानी कि सोच समझ के अच्छे तरीके से विचार विमर्श करके पोजीशन केयरफुल ऑफ कतर सेंसिटिविटी, जिसमें ये भी समझा जाए कि भाई कतर के लिए कौन सा पॉइंट वैलिड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हमने वहां पे जाके बोल दिया फिर वो बोले कि नहीं ये तो हमारे उसके अगेंस्ट में। हमें पहले ही प्रोएक्टिवली उन चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर हमने ये वहाँ पे बोला तो हो सकता है वो लोग इस पे ना माने, ठीक है। तो ये सारी कैलिब्रेशंस करके सारी की सारी कैलकुलेशंस करके हमें अपना आगे का कदम उठाना चाहिए। एंड कपल्ड विद अ क्वाइट बट डिटरमाइंड पुश, क्वाइट बट डिटरमाइंड पुश की मतलब शोर शराबा मचाने की जरूरत नहीं कि हम तो कतर को देखो हमने नीचे कर दिया, हमने उनको अपने कदमों में झुका दिया। ऐसा शोर शराबा मचाने की बजाय हम कंसिस्टेंटली उनसे बातचीत करें, उनको पुश करें, उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करें। वुड ब्रिंग द 8 इंडियंस बैक होम सेफली, और तभी हम उन 8 हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान वापस सुरक्षित ला सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको पैसे समझ में आया होगा और इसमें तो कोई सरकार की निंदा नहीं की गई है, तारीफ ही की गई है, तो प्लीज इसको पॉलिटिकली मत कनेक्ट किया करो, ओके। पढ़ने आए हो पढ़ने पे ध्यान दो। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट वाज द आउटकम ऑफ कतरी कोर्ट ऑफ अपील्स डिसीजन रिगार्डिंग द 8 फॉर्मर इंडियन नेवल पर्सनल। तो कतर के कोर्ट का क्या डिसीजन आया कि उनकी कैपिटल पनिशमेंट कम कर दी जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं। द कोर्ट अपहेल्ड द इनिशियल कैपिटल पनिशमेंट, अपहेल्ड बरकरार नहीं रखी है, इनकरेक्ट है। द कोर्ट इक्वेटेड ऑल पर्सनल, उन्होंने उनको बरी कर दिया, रिहा कर दिया, इनकरेक्ट है। द कोर्ट रिड्यूस्ड द कैपिटल पनिशमेंट बट अपहेल्ड द कन्विक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट तो कम कर दी लेकिन उनकी जो कि ये दोषी हैं वो स्टेटमेंट अभी कंटिन्यू रखी है, उन्होंने वो स्टेटमेंट बरकरार रखी है। द कोर्ट पोस्टपोन द डिसीजन इंडेफिनिटली, इनकरेक्ट है। What strategy is the Indian government expected to pursue following the court's decision? बोल रहे हिंदुस्तान की सरकार से क्या उम्मीद की जा रही है कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी जो है अपनाएगी इस कोर्ट के फैसले के बाद में। तो रीअसेसिंग लीगल स्ट्रैटेजी एंड कंसिडरिंग अ रिव्यू पिटिशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट कि हाँ वो ये करेंगे कि वो अपने सारे जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी उनके पास में इफ्स एंड बट्स हैं, उन सब चीज़ों को जो भी उनकी लीगल स्ट्रैटेजी होगी उनको रीअसेस करें और साथ ही साथ अगर उन्होंने अगली अदालत में से ऊपर की अदालत में रिव्यू पिटिशन दायर करनी है तो उसके ऊपर काम करें, ठीक है। सीकिंग इमीडिएट रिपैट्रिएशन ऑफ द पर्सनल विदाउट फर्दर लीगल एक्शन, ये इनकरेक्ट है। डिसकंटिन्यूइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ड्यू टू रिड्यूस सेंटेंस, ये भी इनकरेक्ट है। कंप्लीटली एक्सेप्टिंग द कोर्ट्स डिसीजन विदाउट फर्दर एक्शन, ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the tone of the passage? तो पैसेज की टोन ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, पेसिमिस्टिक नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है टोन? क्योंकि उन्होंने केवल और केवल इस केस की कुछ अहम पहलुओं के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करा, सरकार ने किस तरीके से काम करा और क्या अच्छी बातें रहीं और कहाँ अभी हाई पॉइंट है हमें और चीज़ें समझने का और चीज़ों पे क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ने का, ये उन्होंने बताया है, ठीक है। तो न्यूट्रल या फिर इंफॉर्मेटिव हम कह सकते हैं।
What is the main theme of the passage? The effectiveness of India's diplomatic strategies. के ये मेन थीम है कि हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज कितनी प्रभावशाली रही हैं. तो हमने देखा ना कि कनाडा के मसले पे तो वो थोड़ा सा विफलता हमें मिली है. द चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल लीगल प्रोसीडिंग्स, कि इंटरनेशनल स्तर पे कानूनी कार्रवाई में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हमने उनके ऊपर भी चर्चा नहीं करी. द रोल ऑफ मीडिया इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वो तो छोड़ ही दो, मीडिया का तो रोल की यहाँ पे बात ही नहीं हुई है. इनकरेक्ट है. द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडिया कतर रिलेशंस. ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि हिंदुस्तान और कतर के रिलेशंस में कितनी जटिलता पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई और है भी. Which statement best summarizes the Indian government's approach in handling the case of 8 former Indian naval personnel in Qatar? तो इस केस के अंदर हिंदुस्तान की सरकार का क्या, जो केस को हैंडल करने का क्या तरीका रहा, क्या उनकी अप्रोच रही, उसके बारे में हमें बताना है. द इंडियन गवर्नमेंट ओपनली क्रिटिसाइज्ड कतर्स जुडिशियल डिसीजन. इनकरेक्ट है. वही तो राइटर ने तारीफ करी ना कि भारत सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने कुछ भी पब्लिक बयानबाजी में फंसकर वहां पे अपने रिश्ते खराब नहीं करे. यूज्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म्स टू एक्सप्रेस इट्स डिसएग्रीमेंट. इनकरेक्ट है. द गवर्नमेंट प्रेफर्ड अ लो की डिप्लोमेटिक अप्रोच. इतना करेक्ट है कि उनने बिना शोर शराबा मचाए एकदम लो की, शांति से, आराम से, अंदर अंदर गुपचुप तरीके से बातचीत करते रहे. अवॉइडिंग पब्लिक रेटोरिक एंड वर्किंग थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. फिर उसमें क्या था कि उन्होंने कोई भी पब्लिक बयानबाजी भी नहीं करी और डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू काम भी करते रहे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. एंथ्रो. ठीक है. एंथ्रो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, मैन से रिलेटेड है. ठीक है. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ठीक है. ये क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. एनार्किस्ट. एनार्किस्ट होता है वो व्यक्ति जो अराजकता फैलाना चाहता है, अराजकतावादी कोई व्यक्ति. एमेच्योर. एमेच्योर बोल सकते हैं शौकिया तौर पे या नौसिखिया. ठीक है. एंटेगोनिस्ट. एंटेगोनिस्ट होता है वो व्यक्ति जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो ना अपने दूसरे पक्ष की तरफ से, वो होता है एंटेगोनिस्ट. सो ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज करेक्ट. शांतनु violated the rules of the college when he started screaming and shouting in the premises. बोल रहे हैं शांतनु ने कॉलेज के रूल्स का उल्लंघन किया जब उसने कॉलेज परिसर के अंदर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया. तो रिडीम का मतलब होता है टू सेव और टू रिकवर. ठीक है. तो सेव करना या रिकवर करना या फिर कुछ चीज के परे जाने से बचना. तो वायलेशन मतलब रूल्स का उल्लंघन करना, और इस रिडीम हो सकता है रूल्स का उल्लंघन करने से बचना. ठीक है. तो एंटनी में बताना है तो वायलेटेड इज करेक्ट. स्क्रीमिंग तो नहीं, चिल्लाना, चीखना चिल्लाना तो नहीं हो सकता. प्रेमाइसेस कॉलेज परिसर भी नहीं हो सकता. तो बचा क्या? वायलेटेड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. समथिंग टू बी इजिली कैरिड और मूव्ड. कोई ऐसी चीज जो आराम से आप कैरी कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं. तो हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की. लैपटॉप्स क्या है? पोर्टेबल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. मोबाइल फोन क्या है? पोर्टेबल फॉर्म ऑफ टेलीफोन्स. ठीक है. तो हम बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की, यानी कि पोर्टेबल मतलब किसी चीज को आराम से आप ले जा सके, कहीं भी कैरी कर सके. रोबस्ट. रोबस्ट मतलब मजबूत. स्टैग्नेट मतलब स्थिर, ठहरा हुआ. और फ्रेजाइल मतलब डेलिकेट, बहुत ही टूट सकने वाला. सो ऑप्शन सी पोर्टेबल इज करेक्ट. An imagined place or state of things in which everything is perfect. कोई ऐसी जगह जो कि हमारी इमेजिनेशन में है जहां पे हर चीज जो है वो परफेक्ट होगी. ड्वार्फ. ड्वार्फ मतलब होता है बौना. यूटोपिया मतलब ऐसी जगह जहां पे हर चीज परफेक्ट है जो इमेजिनरी है. क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी मतलब समय क्रमांक में, यानी कि एक सीरियल फॉर्म में कि हाँ ये इस तरीके से चल रहा है. पहले बच्चा होता है, फिर टीनेजर बनता है, फिर उसके बाद युवा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त. ये क्रोनोलॉजी है. ऑक्टोजेनरेनियन. ऑक्टो का मतलब होता है 8. ठीक है. तो जो 80 से 89 ईयर्स की एज के बीच में कुछ चीज लाया करती है वो ऑक्टोजेनरेनियन होता है. ठीक है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी यूटोपिया इज करेक्ट.
पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो, तो इल नेचर मतलब उसका व्यवहार अनफ्रेंडली है, वो मैत्रीपूर्ण नहीं है, खराब है। इलिसिट मतलब अवैध। इल फेटेड यानी कि जिसका भविष्य अच्छा नहीं है, दुर्भाग्यशाली। और इल हेल्थ यानी कि पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। They were laid in the sun the entire morning till सुदर्शन came। देखो till मतलब जब तक सुदर्शन नहीं आया तब तक वो सूरज के सामने पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। तो lie डाउन, ठीक है। lie का अगर हमने फॉर्म जब तक वो नहीं आया तब तक तो क्या आएगा, lying। laid मतलब वहां पे वो लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, पास्ट फॉर्म में, ठीक है, बताया जा रहा है। हमने पास्ट फॉर्म में नहीं बोलना, कंटिन्यूस फॉर्म में बोलना है। तो दे वर लेइंग इन द सन द इंटायर मॉर्निंग टिल सुदर्शन केम, ठीक है, जब तक सुदर्शन आया तब तक वो वहां पे पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। तो दे वर लेड की बजाय क्या आएगा, लेइंग, lying, लेइंग। ऑप्शन बी में एरर है। The feeling of weightlessness while skydiving is known to exhilarate many people। अब यहाँ पे exhilarate के स्पेलिंग हमें बताने हैं। पहली बात तो exhilarate का मतलब क्या होता है, एक्साइट करना, खुशी फील करना, ठीक है। तो जो आप जब स्काई डाइविंग करते हैं तब आपको ऐसा लगता है बड़ा हल्का सा आप हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। मुझे पानी में ऐसा फील होता है, मैं स्विमिंग करती हूँ तो मुझे पानी में ऐसा फील होता है, बहुत लाइटनेस सी फील होती है, मन करता है उसी में आंख बंद करके सो जाओ उल्टे होके। तो वो लाइटनेस जो है, वेटलेसनेस जो फील होती है, वो मुझे बड़ा अच्छा रिलैक्स करता है। कुछ लोगों को एक्साइटिंग लगता है। तो एक्सेलरेट का मतलब होता है एक्साइटिंग फील करना, खुशी फील करना। और इसके स्पेलिंग क्या होते हैं, EXHILARATE, एक्सेलरेट, ठीक है। तो यहाँ पे XHILARATE होना चाहिए ना, तो ये इनकरेक्ट है। EXHIRE नहीं आएगा, एक्सेलरेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई वॉज नेवर सपोर्टेड बाय माई फैमिली, यानी कि मेरे परिवार ने कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं करा। एक्टिव वर्ड्स में कन्वर्ट करना है बाय माई फैमिली, तो माई फैमिली क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट आगे आ जाएगा माई फैमिली। और नेवर सपोर्टेड कभी नहीं किया, पास्ट की घटना है, कभी नहीं किया, ठीक है। माई फैमिली नेवर सपोर्टेड, और आई की बजाय क्या हो जाएगा, मी। माई फैमिली हैव नेवर सपोर्टेड, माई फैमिली हैड नेवर सपोर्टेड, my family never supported। option C is correct। The famous author clearly mentioned all the names of his friends in the acknowledgement of the book। अच्छा, acknowledgement से एक और चीज याद आ गई, शायद 2 या 3 लेक्चर पहले भी ऐसा acknowledgement के स्पेलिंग वाला एक कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें किसी और चीज के स्पेलिंग का इनकरेक्ट थे और बच्चे बोलते कि मैम एक्नॉलेजमेंट के स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है, क्योंकि डी जी और फिर ई नहीं, एक्नॉलेज ई नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पूरी दुनिया भर में 2 तरीके की इंग्लिश है, एक है ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, और एक है अमेरिकन इंग्लिश। तो जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें ई यूज नहीं करते, जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें ई यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है। द फेमस ऑथर करेक्ट है, क्लियरली मेंशन करेक्ट है, ऑल द नेम्स ऑफ हिज फ्रेंड्स इन द एक्नॉलेजमेंट इनकरेक्ट है। तो एक्नॉलेजमेंट के स्पेलिंग क्या होते हैं, ACKNOWLEDGMENT, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मीन का हमें एंटोनिम बताना है। मीन मतलब क्या होता है, अनकाइंड, वो बड़ा ही मीन व्यक्ति है, यानी कि वो थोड़ा बेकार सा व्यक्ति है, वो सबका मजाक उड़ाता है, उनको एम्बैरस करता है, उसको मजा आता है इन चीजों में, यानी कि अनकाइंड है, अनफ्रेंडली है। माइन्यूट मतलब छोटा सा। नोबल मतलब बड़ा अच्छा कैरेक्टर का महान व्यक्ति, आइडियल व्यक्ति। नोटोरियस बड़ा शैतान या फिर खराब और खूंखार। नोवेल मतलब नया। तो ऑप्शन बी नोबल इज करेक्ट। नीतीश प्रमोशन इज ड्यू।
अब हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट ईडीएम फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट, ड्यू मतलब बाकी है, उसका प्रमोशन अभी आने वाला है, ठीक है। तो ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स मतलब किसी चीज की जिसकी संभावना है, तो नीतीश के प्रमोशन की संभावना है। नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, नॉट वर्थ हिज सॉल्ट का मतलब होता है नॉट डिजर्विंग रिस्पेक्ट और अटेंशन, यानी कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब उचित सम्मान के साथ में। डन टू डेथ यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा उपयोग हो चुकी है, कि हम बोलते हैं ना कि यार तुम्हारा फोन तो अब हो गया, इसकी उम्र तो हो गई, अब इसको बदल दो, तो योर फोन हैज बीन डन टू डेथ, अब इसकी उम्र हो चुकी है, अब इसको बदल दो। ऑप्शन ए ऑन द कार्ड्स इज करेक्ट। इन अ सोशल एवोल्यूशन बाय इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकल करना, तो सोशल एवोल्यूशन यानी कि सामाजिक जो उत्थान होता है, चेंज होता है। सामाजिक चेंज कैसे होता है, हमने कुछ किया, मैंने कुछ किया, मेरी नकल आप करेंगे, आपने कुछ किया, आपकी नकल आपके पड़ोसी करेंगे, ऐसे ही होता है समाज चेंज। तभी तो शादियों में आजकल इतना इतना खर्चा हो रहा है, किसी ने की होगी बहुत लाविश वेडिंग, और उसके बाद में सब में ये ट्रेंड चल गया कि भाई करना है, हमने भी करना है। किसी एक ने लड़की ने शादी में गाने पे एंट्री में डांस करके एंट्री ली होगी, अब सब में ये ट्रेंड चल गया कि भाई नहीं हमने भी करना है, राइट। तो ये क्या होता है, सामाजिक एवोल्यूशन बाय रीजन ऑफ इट्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और किसके नियम से, किसके कारण से, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। द रॉयल स्टाइल इज द एजेंट, तो जो रॉयल स्टाइल होता है वो एक एजेंट का काम करता है, वही सामाजिक चेंज को लोगों को प्रेरित करता है, ठीक है। कैसे कि रॉयल लोग जो हैं वो हैट्स पहनते हैं, तो हम सब लोगों का मन करता है कि हम भी कहीं जाएं अपने ट्रिप पे, तो हम भी वहाँ पे वो हैट पहनेंगे। या फिर वो लोग वो टक्सिडोस पहनते हैं, कुछ अलग तरीके के ब्लेजर्स पहनते हैं, तो अपना भी दिल करता है। वो हॉर्स वाला गोल्फ खेलते हैं, जो हॉर्स वाला होता है पोलो जिसको बोलते हैं, तो वो हमारा भी दिल करता है हम भी खेलें, राइट। तो वो क्या है, चेंज करने का एक एजेंट है। And cultural patterns are similarly transmitted by the dominant caste, और इसी तरीके से जो कल्चरल पैटर्न्स हैं वो भी डोमिनेंट कास्ट यानी कि अपर कास्ट द्वारा ही चेंज किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो रॉयल स्टाइल इज एजेंट, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। किस चीज का एजेंट है, इन सोशल एवोल्यूशन बाय इमिटेशन, ठीक है, इस चीज का एजेंट है। अब और इस इमिटेशन एंड कल्चरल पैटर्न्स आर सिमिलरली ट्रांसमिटेड बाय डोमिनेंट कास्ट बाय रीजन ऑफ इट्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और इसी तरीके से जो कल्चरल पैटर्न्स हैं वो भी डोमिनेंट कास्ट द्वारा ही चेंज किए जाते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो CADB ऑप्शन बी इज करेक्ट। An agitated gathering of workers in the company disturbed the meeting. अब देखो the meeting क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या किया, ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब किया हमारा वर्ब है, और ये पूरा an agitated gathering of workers in the company ये क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो the meeting यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले चलाएगा, the meeting disturbed, पास्ट की घटना वॉज डिस्टर्ब्ड, किसके द्वारा डिस्टर्ब्ड, बाय एन एजिटेटेड गैदरिंग ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी। मीटिंग ऑफ कंपनी वॉज डिस्टर्ब्ड, एन एजिटेटेड मीटिंग, नो, द मीटिंग वॉज डिस्टर्ब्ड बाय एन एजिटेटेड गैदरिंग ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है कि बहुत महंगी होना, कि ये तो इतना महंगा है कि तुम्हें अपनी किडनी बेचकर भी तुम नहीं खरीद सकते, राइट। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग यानी कि उसने अपने हाथ पैर भी गंवा दिए, फिर भी वो इतनी महंगी चीज है। टू बी अफोर्डेबल, टू बी मॉडरेटली प्राइस्ड, टू बी फ्री ऑफ चार्ज, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। The dash of the company's CEO was widely praised for her innovative leadership. तो किसी भी व्यक्ति के, हम कंपनी के अंदर स्पेंड किए गए टाइम की अगर बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के शासनकाल की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो कोई महिला है, उनका कंपनी में एक सीईओ की तरह जो शासनकाल था, रेन था, वो सभी लोगों द्वारा बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा सराहा जाता था, क्योंकि वो बहुत इनोवेटिव यानी कि बहुत नए नए चीज़ें लेकर आने वाली लीडरशिप थी उनकी। सो रेन का मतलब स्पेलिंग होते हैं REIGN, जो कि हम शासन के लिए बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू डैश। ग्लोबलाइजेशन कोई नया शब्द नहीं है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। Traders traveled vast distances in ancient times to buy commodities that were dash and expensive for sale in their homelands। बोल रहे हैं कि ट्रेडर्स जो होते थे वो एंशियंट टाइम्स में यानी पुराने समय से ही ट्रेडर्स जो है लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करके उन कमोडिटीज़ को खरीदने जाते थे जो उनके देश में या तो मिलती नहीं थी या फिर बहुत एक्सपेंसिवली बिकती थी। The Industrial Revolution brought dash in transportation and communication in the 19th century। बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया उसने क्या किया कि उसने चेंज लाया होगा शायद ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के मेथड में 19वीं सदी में, जिसकी वजह से दैट ईस्ट ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स, जिसकी वजह से सरहदों के आर पार ट्रेड करना और ज़्यादा आसान हो गया। द थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। थिंक टैंक कौन होते हैं? थिंक टैंक वो होते हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं, एनालिसिस करते हैं चीज़ों के ऊपर। वो है एक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स PIIE स्टेट्स ग्लोबलाइजेशन डैश आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड नेशंस मूव टूवर्ड। बोल रहे हैं कि उनका ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन और कुछ हुआ होगा ग्लोबलाइजेशन को आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, तेज होगी चेंज होगी डेवलप होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन के बाद में ग्लोबलाइजेशन को हुआ है, ठीक है। एंड नेशंस और जो जितने भी देश हैं वो मूव टूवर्ड्स, वो किसी की तरफ गए हैं डैश एज दे लॉन्च्ड इम्पोर्ट टैक्सेस टू मोर क्लोजली गार्ड देयर इंडस्ट्रीज इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कन्फ्लिक्ट। जिसके तहत उन्होंने इम्पोर्ट टैक्सेस लगा लिए ताकि वो अपने देश में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाए, उनको गार्ड कर पाए, जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के बाद में उसके बाद में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू पावर, वेरिएशन, डिजाइन। पावर मतलब कि शक्ति, वेरिएशन मतलब कि कुछ डिफरेंस, अंतर, डिजाइन मतलब कि नक्शा, और कंसेप्ट मतलब कि विचार, कुछ सोच। तो ग्लोबलाइजेशन कोई नया विचार नहीं है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Traders traveled vast distances in ancient times to buy commodities that were dash एंड एक्सपेंसिव। प्लेंटिफुल मतलब बहुत मात्रा में थी। अगर उनके अपने देश में ही बहुत मात्रा में थी तो वो कहीं दूर क्यों जाएंगे? अगर हमारे देश में ही मोबाइल फोन्स अच्छी खासी मात्रा में बन रहे हैं, बिक रहे हैं, तो हम बाहर के देश से कोई चीज़ क्यों इम्पोर्ट करेंगे, राइट। और क्योंकि उस टाइम पे अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो रास्ते इतने सुगम भी नहीं होते थे, जर्नी बहुत मुश्किल होती थी। तो उनके देश में कोई चीज़ बहुत मुश्किल अगर मिलने वाली होगी उसी को लेने के लिए जाएंगे ना। तो प्लेंटिफुल तो नहीं होगा। कॉमन आमतौर पे मिलने वाली होगी तो भी नहीं जाएंगे। प्रिजर्व्ड मतलब जो बचा के रखी जाती है, संरक्षित रखी जाती है, तो उस चीज को लेने भी नहीं जाएंगे। रेयर यानी कि जो बामुश्किल कोई चीज मिलती है। सो ऑप्शन डी रेयर इज करेक्ट। रेयर एंड एक्सपेंसिव फॉर सेल इन देयर होमलैंड्स। The Industrial Revolution brought dash in transportation and communication in the 19th century। तो बोल रहे 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के मोड्स में चेंजेस लाए। केओस मतलब कुछ उथल पुथल हो गई, उसमें कुछ तहलका मच गया। तो ऐसा नहीं है, उथल पुथल नहीं हुई, उसमें परिवर्तन आया अच्छे के लिए। एडवांसेस यानी कि तरक्की करी, तो ऑब्वियस सी बात है तरक्की करी। इश्यूज यानी कि कुछ मतभेद आए, समस्या आई। और डिक्लाइन यानी कि कमी आना। तो यहाँ पे 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एडवांसेस यानी कि तेजी लाई, वृद्धि लाई, ठीक है, कुछ नया डेवलप करा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The think tank Peterson Institute for International Economics states globalization dash after World War I। Globalization क्या हुई है वर्ल्ड वॉर वन की वजह बाद में? ट्रूप्ड मतलब समूह, इकट्ठा, ग्रुप, टुकड़ी। स्वॉर्ड मतलब तेजी से बढ़ना। डीएस्केलेटेड मतलब घटना, रुक, नीचे हो जाना, गिर जाना। और स्टॉल्ड मतलब रुक जाना। तो बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन के बाद में ग्लोबलाइजेशन रुक गई है, ठहर गई है। क्यों? क्योंकि हमने बाद में पढ़ा कि देशों ने उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इम्पोर्ट टैक्सेस लगा दिए। तो जितने स्तर पे पहले हो रहा था उस स्तर पे नहीं हुआ, वो एक जगह पे स्थिर हो गया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड नेशंस मूव टुवर्ड, किस तरफ घूम गए वो? प्रोटेक्शनलिज्म, इंटीग्रेशन,
लिबरलाइजेशन या डाइवर्सिफिकेशन, तो वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ मुड़ गए क्योंकि उनने अपने देश की इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इम्पोर्ट टैक्सेस लगा दिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए प्रोटेक्शनिज्म इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। PDF आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।